नमस्कार साथियों। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है, यानी पहली क्लास है पंचायती राज से संबंधित। हमने सिलेबस को देख लिया, इसकी ज़रूरत, इसके महत्व की बात कर ली है। पहला टॉपिक पंचायती राज में जो हम शुरू करेंगे वह रहेगा भारत में पंचायती राज। सबसे पहली बात ये आती है कि पंचायती राज को ग्राम प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में पंचायती राज का जो सबसे बड़ा सपना था, ये सपना था महात्मा गांधी का, यानी गांधी जी का मानना था कि जिस दिन हर एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति के सहयोग से शासन में भागीदारी बढ़ेगी, उस दिन सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। तो बात यह आती है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया तो किस मॉडल पर अपनाया गया, तो वह गांधी जी के मॉडल के आधार पर ही अपनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारत गांवों में बसता है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में रहकर राज्य को चलाना नहीं, बल्कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी शासन में होनी चाहिए, यही सच्चा लोकतंत्र होता है। तो बात यह आती है कि पंचायती राज की जो स्थापना है, यह शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो देखिए, इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग स्वतंत्रता के पूर्व और दूसरा भाग स्वतंत्रता के बाद। जब स्वतंत्रता के पूर्व की बात आती है, 1947 के पूर्व की बात आती है, तो इसमें बात आती है प्राचीन इतिहास की कि वहां पर पंचायती राज की क्या व्यवस्था थी, मध्यकालीन इतिहास की वहां पर क्या व्यवस्था थी, आधुनिक इतिहास की और ब्रिटिश काल की यहाँ पर कौन कौन सी पंचायतों की व्यवस्था थी, ग्राम सभा की व्यवस्था थी, क्या क्या व्यवस्था थी। तो देखिए, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज या ग्रामों के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन काल में भी हमें ग्रामों का उल्लेख मिलता है, गांवों का उल्लेख मिलता है, और सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमें वैदिक साहित्य में, यानी वेदों में। जब आप वैदिक काल को पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद वाला जो काल था वैदिक काल, वहां पर आप देखते हैं कि धीरे धीरे इकाइयों का यहां पर स्थापना होना प्रारंभ होती है। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो इतिहास में आपने देखा होगा कि वैदिक काल कई छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर बना। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में जो जनता थी, जो यहाँ के लोग थे, ये थे पशुपालक। यहाँ पर कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर लोग पशुपालक थे, उसके बाद इन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया। और जब पशुपालक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटे छोटे लोग थे, वहां पर कम कम लोग थे। धीरे धीरे छोटा छोटा इन्होंने कबीला बनाना प्रारंभ किया, जिसने हमने कुल कह दिया। धीरे धीरे कुछ कुल मिलकर, कुछ कबीले मिलकर जब बड़ी संख्या में यहाँ पर रहने लगे, तो एक बड़ी इकाई का निर्माण हुआ, जिसे हमने ग्राम कह दिया। ग्राम के बाद जब ज्यादा गांव मिलकर यहाँ पर एक बड़े स्थान के रूप में रहने लगे, तो उसे हमने विश्व नाम दिया। और विश्व के बाद धीरे धीरे जन का निर्माण हुआ, और जन के बाद राष्ट्र का निर्माण हुआ। आपको अगर बात नहीं समझ आ रही तो इसे ऐसे देखिए, जैसे आज आपका एक ग्राम है, ग्राम के बाद कई इकाइयां मिलकर कस्बों का निर्माण करती है, तहसीलों का निर्माण करती है, कई तहसीलों से जिलों का निर्माण होता है, फिर संभाग या राज्य का निर्माण होता है, और राज्य के बाद राष्ट्र का निर्माण होता है। कहने का मतलब, एक राष्ट्र में कई राज्य है, कई राज्यों के अंतर्गत कई जिले, जिलों के अंतर्गत तहसीलें, वहां पर ग्राम है। ठीक ऐसे ही वैदिक काल में जब हम वेदों की बात करते हैं, तो वेदों से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर भी ग्रामों का उल्लेख मिलता है। और जो ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम का जो अध्यक्ष होता था, उसे एक शब्द नाम दिया जाता था, जिसका नाम था ग्रामीणी। तो आपको ये शब्द ध्यान रखना है कि ग्राम के मुखिया या अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो ग्राम के मुखिया या अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता था। और ग्रामीणी का जो कार्य होता था, वह गांवों से चोर, लुटेरे, जो डाकू थे, इनसे रक्षा करना। और रक्षा कैसे करना? पितृवत रक्षा करना, यानी पिता के समान रक्षा करना। उस गांव की रक्षा का दायित्व होता था ग्रामीणी का। साथ ही इसका एक और कार्य होता था कि ग्राम सभा की बैठक को बुलाना और अर्थदंड लगाना। अर्थदंड यानी कि उस समय जो प्रचलित इकाई थी, जो मुद्रा थी, उसका यहाँ पर दंड लगाने का काम था ग्रामीणी का। तो ध्यान रखना, प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में भी गांवों का उल्लेख मिला। और ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो आपको ये शब्द ध्यान रखना है। ग्रामीणी बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है कि ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामीणी। इसके बाद साहब थोड़ी सी स्थिति बदली, मौर्य काल में भी हमें ग्रामों का उल्लेख मिला। यहाँ पर
अगर हम बात करें, चाहे चाणक्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो यहाँ पर भी ग्रामों का उल्लेख देखने को मिलता था। चाणक्य का तो ये तक मानना है, चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र की रचना की तो अर्थशास्त्र में लिखा कि अच्छा राजा वही है जो अपने प्रजा के लिए सोचे, ना कि स्वयं के लिए सोचे। और चाणक्य की जो बातें हैं आज भी सही सार्थक होती है। चाणक्य ने कहा था कि अगर प्रजा का सुख देखा जाता है तो उसी में राजा का सुख होगा, और प्रजा के लिए कार्य करने वाला ही राजा कहलाएगा। तो वहां पर भी गांव की अच्छी स्थिति थी। तो प्राचीन काल के बाद स्थिति हम आती है मध्यकाल की ओर। मध्यकाल में जब मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में ग्राम पंचायतों का पतन होना प्रारंभ हुआ। पतन होने के पीछे क्या कारण थे? कारण ये बने यहाँ पर दो व्यवस्था देखने को मिली, जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था। जमींदारी का मतलब यह है कि जमींदार लोग थे जिनके पास कई कृषि होती थी, बहुत ज्यादा क्षेत्र होता था कृषि का। तो स्वाभाविक सी बात है, आपके यहाँ पर भी आप देखते होंगे, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन होगी उसका वर्चस्व समाज में कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। और उस जमाने में तो कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास गांव की आधी से अधिक जमीन होती थी, तो वर्चस्व इनका ज्यादा होने लगा। दूसरी थी जागीरदारी व्यवस्था। जागीर का मतलब ही होता है क्षेत्र या खंड या कोई भूखंड। तो जागीरदारी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई जागीरें हैं, कई क्षेत्र है, कई कृषि है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जमींदार और जागीरदार दोनों का एक ही काम था। और ग्राम में जब ये दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित होने लगी, जमींदार लोग होने लगे, जागीरदार लोग होने लगे, तो पंचायत का पतन होना तो स्वाभाविक सी है। क्यों? क्योंकि फिर ग्राम में वर्चस्व किनका रहेगा? जागीरदारों का और जमींदारों का। तो इस तरीके से मुगल काल में थोड़ी सी व्यवस्था में हमें पतन देखने को मिला, व्यवस्था लचीली होने लगी, ग्राम पंचायतों का पतन होने लगा। लेकिन वही जब हम मध्यकाल में शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी की सेना में या शिवाजी की जो यहाँ पर एक जो पद हुआ करता था, यहाँ पर अष्ट प्रधान व्यवस्था थी। इस अष्ट प्रधान व्यवस्था में हमें ग्रामों का उल्लेख मिला। इसका मतलब हमें बात समझ में आती थी कि शिवाजी के शासन काल में ग्रामों की स्थिति अच्छी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राम प्रधान जो होता था, ग्राम का जो मुखिया होता था, उसे कहा जाता था पाटिल। और इस व्यवस्था में एक पद ग्रामों से संबंधित होने के कारण गांवों की अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामीणी, जबकि शिवाजी के शासन काल में, शिवाजी के शासन काल की व्यवस्था को क्या कहते थे? तो ध्यान रखना, अष्ट प्रधान व्यवस्था कहलाती थी। और ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे? तो ध्यान रखना है आपको, ग्राम के प्रधान को हम कहते थे पाटिल। तो हमने प्राचीन काल देख लिया, मध्यकाल देख लिया, इसके बाद ब्रिटिश शासन काल की बात आती है। ब्रिटिश शासन काल में हुआ क्या, पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर शासन करने लगी तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय जो होते थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ के शासन को अपने हाथों में ले लिया। जब शासन इनके हाथों में चला गया तो कुछ टाइम तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सही से शासन करने लगी। थोड़े समय बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी, यहाँ पर कार्यभार बढ़ने लगा, तो इन्हें स्थानीय शासन को लेकर थोड़ी सी जरूरत महसूस हुई। इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं स्थानीय शासन से संबंधित चीजें होनी चाहिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था यहां पर लागू की, जिस व्यवस्था का नाम था कॉर्नवालिस कोड, इसे हम कहते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत कब हुई? तो 1793 में हुई, ब्रिटिश शासनकाल में हुई। और किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। ये कॉर्नवालिस नाम आपको ध्यान रखना है। क्या था कॉर्नवालिस कोड, क्या थी यह व्यवस्था? तो इस व्यवस्था को कहा जाता है शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था। थोड़ा सा समझिए, यहां पर हुआ क्या कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को ये जो कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन दोनों को विभक्त कर दिया, दोनों को बांट दिया। जब न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण हो गया तो यहां पर व्यवस्था ये हुई कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, जो जज होता था, उसका कार्य हो गया केवल न्याय संबंधी कार्य करना, जबकि जो कलेक्टर होता था वह कलेक्टर का कार्य हो गया टैक्स को वसूलना, टैक्स को यहां पर लेना।
तो इस प्रकार से जब दोनों के कार्य पृथक कर दिए गए तो इसे हमने कहा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो ध्यान रखना 1793 में कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत हुई, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया, जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था, जहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को बांट दिया गया। यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो रही होगी। इसके बाद क्या हुआ, 1882 में एक प्रस्ताव पारित हुआ, बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है, इस पर आप मार्क लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। 1882 में एक फेमस व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया, जो प्रस्ताव था स्थानीय स्वशासन से संबंधित। साधारण सी बात करूं तो पंचायती राज से संबंधित ये आपका प्रस्ताव था, जो 1882 में पारित किया। 1882 के इस प्रस्ताव ने पंचायती राज की भूमिका में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसने यहां पर कई चेंजेस ला दिए। प्रस्ताव क्या था वो समझिए। 1882 में लॉर्ड रिपन ने कहा कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होनी चाहिए, और 1882 में ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, और इसी कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपकी कॉपी में ये चीजें आपको नोट करना है कि भारत में या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और अगर आप याद रख सकते हैं तो ध्यान रखना, 1880 से 1884 तक इसका कार्यकाल था, जिसने एक प्रस्ताव पारित किया 1882 में, और इस प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, है ना, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई या पंचायती राज की शुरुआत हुई, और इसके जन्मदाता है लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना कि पंचायती राज का आखिर उद्देश्य होता क्या है, इसका लक्ष्य होता क्या है। तो पंचायती राज का लक्ष्य है विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर आपसे कोई कहे कि पंचायती राज का लक्ष्य क्या है, अगर वे कह दे आपसे कि क्या ग्रामीण विकास ही पंचायती राज का लक्ष्य है, तो आपको ध्यान रखना केवल ग्रामीण विकास नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना करना। हमने कहा था दो सत्ता होती है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। जहां पर सत्ता विकेंद्रीकृत हो, शक्तियों का बंटवारा होने लगे, वही हमारा लक्ष्य है, वही पंचायती राज का लक्ष्य है। तो साथियों, आज हमने देखा कि कैसे स्वतंत्रता के पूर्व यहां पर पंचायती राज या ग्रामीण प्रशासन की भूमिका देखने को मिलती है। बात करेंगे हम पंचायती राज में 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के संबंध में क्या क्या चेंजेस हुए। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।